नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट पेपर 1 सेकंड टर्म का जो जारी किया गया उसके बारे में। इसमें ना केवल हम सॉल्यूशन देखेंगे बल्कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर्स देखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर इस वीडियो में सबसे ज्यादा अब तक का लाइक और कमेंट आता है तो मैं इसके बाद जो है रेगुलर सीरीज लाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो के द्वारा फायदा मिल सके। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स का जो ये मॉडल पेपर जारी किया गया सेकंड टर्म के लिए, इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जानना भी हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स का जो मॉडल सेट पेपर 1 जारी किया गया क्लास 12 का सेकंड टर्म का, वहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन रहेंगे इनके 40 मार्क्स रहेंगे और समय आपको केवल मिलेगा 1.5 घंटे का समय। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा गया है? परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ठीक है। प्रश्नों की कुल संख्या जो है आपका 19 है, टोटल कितना है 19, और उसी 19 क्वेश्चन में आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया, इसे आप लोग इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़िएगा, नहीं तो आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि कितना वर्ड लिखना है, कितना वर्ड में नहीं लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसका उत्तर जो होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। आपको कुछ क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ा के दिए गए, उसमें से जो क्वेश्चंस आपको 5 आते हैं उनका आंसर्स देना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और पूरा बड़ा आंसर लिख कर आ जाते हैं, जिससे उन्हें जो है आगे मार्क्स मिलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो है उत्तर अधिकतम बोला क्या गया है, एक वाक्य में। क्या बोला गया दोस्तों? एक वाक्य में देना है, यानी एक सेंटेंसेस में जो है आपको आंसर को देना है। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे दोस्तों? 2 अंक मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक जो दिया गया है, क्या बोला गया है? प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न 14 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के इसमें भी आपको उत्तर देना है और अधिकतम जो वर्ड है आपका कितना? 50 शब्द। ठीक है। तो 50 शब्दों में ही आपको आंसर देना है। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना अंक मिलेगा? 3 अंक मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना है। जो आपका वर्ड जो होगा अधिकतम कितना होगा दोस्तों? 50 शब्द। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिलेगा? 3 अंक मिलेगा। ठीक है। तो ज्यादा बड़ा नहीं और ना ही ज्यादा छोटा, जितना बोला गया है उतने शब्द में और जो प्रश्न में पूछा गया वही हमें लिखना है, नहीं तो मेरा मार्क्स कट सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसको स्किप मत कीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आगे क्या कहा गया यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या जो कहा गया है 15 से लेकर 19 तक। ठीक है। तो 15 से लेकर 19 तक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है और उन 3 प्रश्नों के जो उत्तर रहेंगे वो 100 शब्दों में अधिकतम लिखना है और प्रत्येक के लिए जो है आपको 5 अंक निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन का पैटर्न इकोनॉमिक्स का। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रख के ही लिखिएगा। जो 1 से लेकर 7 तक के हैं उसमें 2 अंक दिया गया और उसे एक सेंटेंस में ही लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक जो दिया गया है लघु उत्तरीय है और उसको जो है अधिकतम 50 शब्दों में ही लिख के आपको कंप्लीट करना है और 5 प्रश्न का उत्तर जो है आपको उसके लिए 3 अंक मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में जो है 15 से लेकर 19 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और अधिकतम जो है 100 शब्दों में देना है। ये पूरा यहाँ पे कहा गया है डिटेल में। ठीक है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखकर ही आंसर को लिखना है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला इकोनॉमिक्स का जो दिया गया है खंड अ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। प्रश्नों की संख्या 1 से 7 तक है। उसमें से दोस्तों हम लोग को जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। ठीक है। किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर देना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन का आंसर जो होगा केवल और केवल एक वाक्य में आपको देना है, ये याद रखना है। ठीक है। तो इसमें गड़बड़ी आप लोग को नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस वीडियो में 1000 अगर लाइक आता है तो मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। तो प्लीज अपना सपोर्ट और प्यार दिखाइएगा। ठीक है। क्योंकि इसको बनाने में काफी मेहनत लगता है दोस्तों और इसके लिए आप सभी का अगर सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले तो मैं आगे भी इस तरीके से मेहनत करके आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोज लाऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए।
डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों इसका हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल आंसर देखेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, इसे हम लोग को आंसर जो है, पहला जो क्वेश्चन का ग्रुप का आंसर दिया जाना है वो एक वाक्य में आपको कंप्लीट करना है। तो छोटा छोटा आंसर ही आपको लिखना है, ना तो ज्यादा बड़ा ना तो ज्यादा छोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो एक अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग समग्र यानी पूरा होल जो है उसका स्टडी करते हैं, किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इस चीज का ध्यान रखना है। जो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते थे, लेकिन इसमें समग्र आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। यहाँ पे माइक्रो नहीं होगा, मैक्रो होगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द ओवरऑल इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। इस चीज का आपको लिखना है आंसर में, ठीक है। और सेंटेंस जो है एक ही सेंटेंस में आपको कंप्लीट करने कहा गया है ग्रुप ए के जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम लोग को एक ही सेंटेंस में कंप्लीट करना था, हम लोगों ने वही किया। आपको ना तो ज्यादा बड़ा लिखना है ना तो ज्यादा छोटा लिखना है, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। विनियोग को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो डिफाइन इन्वेस्टमेंट पूछा गया है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए संपत्तियों के उपस्थित स्टॉक में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, विनियोग कहलाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की उत्पादन अगर क्षमता को बढ़ाने के लिए संपत्तियों के उपस्थित स्टॉक में जो हम वृद्धि करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, विनियोग कहते हैं, ठीक है। इसका अगर हम लोग को इंग्लिश में आंसर लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी द इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक ही वाक्य में आपको आंसर देना है, इसलिए छोटा ही आंसर लिखना है, ठीक है। ये चीज का आप लोग को ध्यान रखना, ना तो ज्यादा बड़ा ना तो ज्यादा छोटा, जो पूछा जाए वही आंसर आपको देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। कब दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसे आपको लिखना है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो क्या लिखेंगे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। ये भी हम लोगों ने एक ही सेंटेंस में कंप्लीट किया, ऐसे आप लोग को भी लिखना है और ऐसे नोट्स करते जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया है, प्रत्यक्ष कर क्या है, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे हमको आंसर क्या लिखना है, प्रत्यक्ष कर वे कर है जिनमें व्यक्तियों की संपत्ति और आय पर कर लगाया जाता है, ठीक है। किस पर लगाया जाता है, व्यक्तियों की संपत्ति और उसका आय यानी एसेट्स और उसका इनकम पर जो है आपका टैक्स लगाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनका भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर यह कर लगाया जाता है, ठीक है। अब इसका इंग्लिश में आंसर लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस इन व्हिच द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल आर टैक्स्ड, दीज आर पेड बाय द पर्सन हुम टैक्स्ड आर लेविड, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में आंसर लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों है, वाई द रीपेमेंट ऑफ लोन्स इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय कहलाता है क्योंकि ऋणों का भुगतान करने से सरकार की देयता में कमी आती है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में आंसर क्या लिखेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन्स इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज पेइंग ऑफ डेब्ट्स रिड्यूस द लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर, और ये आपको एक ही सेंटेंस में लिखना था इसलिए हम लोगों ने एक ही सेंटेंस में लिखा। हालांकि इस जिस टॉपिक पर जो है आपका क्वेश्चंस पूछा जा रहा है मैं उस पर जो है अलग अलग वीडियोस लाऊंगा, आपको उससे पूरी जो है दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। इतना छोटा आंसर में जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं इस पर जो है पर्टिकुलर एक वीडियो लाऊंगा जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप लोग चाहते हैं या नहीं नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना
रखना है दोस्तों, आपको केवल 5 ही आंसर देना है, लेकिन मैं सारा आंसर बता दे रहा हूं ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड पूछा जाए तो आपका ना छूटे। लेकिन आपको एग्जाम में सेक्शन 1 जो ग्रुप ए जो दिया गया क्वेश्चन, उसमें आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, लेकिन मैं सारा ही बता दे रहा हूं, ठीक है। ये चूंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आप देख पा रहे हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन बैंक हो चाहे प्रीवियस मॉडल पेपर हो, आप इसको देख सकते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इस पर कोई भी लापरवाही नहीं करना, मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूं। यदि एमपीसी का मान पूछा गया 0.3 है तो एमपीएस का मान क्या होगा। तो यहां पे आपको पहले पता होना चाहिए कि एमपीसी और एमपीएस क्या है, ठीक है। तो पहले आप लोग जान लीजिए, जो एमपीसी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्या कहते हैं दोस्तों, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और इसे जो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा सी। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ठीक है। इसका मतलब होता है हमारे उपभोग में क्या परिवर्तन होता आय में परिवर्तन होने से। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे उपभोग में क्या परिवर्तन होता हमारे आय में परिवर्तन होने से, ठीक है। और एक होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। इसे ही हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एमपीएस, ठीक है। ये क्या बताता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, यानी हमारे आय में परिवर्तन, हमारे आय में चेंज आने से हमारे सेविंग्स बचत में कितना परिवर्तन होता है। हमारे आय यानी इनकम में परिवर्तन होने से हमारे सेविंग में कितना चेंज, हमारे बचत में कितना चेंज आता है, ये बताता है आपका कौन, एमपीएस, ठीक है। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। इस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा, और ऑलरेडी जो है इस टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चूंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसे हम लोग को ज़्यादा बड़ा करके नहीं बनाना है, तो इसे हम लोग शॉर्टकट जो है इसका रूल है, वो उस रूल को लगा के हम लोग इंप्लीमेंट करके यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को मैंने अभी बताया क्या कहते हैं, एमपीसी, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और दोस्तों क्या कहा अभी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। ये दोनों का योग जो होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना, हम लोग को वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। मेरे पास क्या चीज गिवन है दोस्तों, यहाँ पे गिवन दिया है एमपीसी, क्या दिया हुआ है, एमपीसी। तो एमपीसी की जगह एमपीसी का मान बैठाएंगे। एमपीएस कितना दिया है, नहीं दिया है, यही हमको निकालने बोला है, तो एमपीएस की जगह एमपीएस लिखेंगे इक्वल 1, ठीक है। अब एमपीएस 1 का जगह 1 रहेगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर जो आएगा वो होगा आपका 0.7, कितना होगा दोस्तों, 0.7, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है यहाँ पे, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होती है। इसे हम लोग को एक लाइन में लिखना है, लेकिन ये कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में भी पूछे जाते हैं, तो मैं इस पर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग का डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये काफी ज्यादा बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए जो आप नोट कर लीजिए, एक लाइन के लिए आंसर के लिए, एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होता है। जैसे कि आप लोग एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, नॉर्थ कोरिया जो है वो वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है, वहाँ पे जो बाहर के देशों के साथ ना तो वो आयात ज़्यादा करते हैं ना तो निर्यात ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ हम कह सकते हैं एक तरीका से क्या है, बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन दैट हैज़ नो ट्रेडिंग एक्टिविटी विथ आउटसाइड इकोनॉमीज, ठीक है, या आउटसाइड कंट्री भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया है। वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ग्रुप ए का जो है 7 का 7 क्वेश्चन का आंसर लिख लिया। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं, ग्रुप ए में आपका यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद रखना है कि आपको 7 में से 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, और एक ही लाइन में देना है जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं खंड ब, जो कि है लघु उत्तरीय प्रश्न बी, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है।
तो इसमें से भी आपको केवल और केवल 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। और याद रखना है, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि आपका जो है हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा और मैक्सिमम जो है आपका वर्ड कितना होना चाहिए, 50। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यह नहीं कि ज्यादा बड़ा लिख दिया ज्यादा छोटा लिख दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वर्ड आपको बोल दिया गया है 50 होना चाहिए। ठीक है, और वही लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा गया है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ग्रुप बी का जो है पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला जो है सरकारी हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, 3 ही पूछा गया, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, 3 विशेषता। पहला जो है मुख्य सरकारी हस्तक्षेप की नीति। दूसरा, इसमें प्रतियोगिता होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, वहाँ क्या होता है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाजार में मूल्यों का निर्धारण बाजार की शक्तियों, मांग एवं आपूर्ति से होती है। ठीक है, कहाँ से होती है दोस्तों, याद रखना है, बाजार की शक्तियों से, मांग और आपूर्ति से होती है। क्या, बाजार के मूल्य का निर्धारण। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, यूरोप व अमेरिका जो है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, प्रतिनिधित्व करती है। एग्जाम्पल भी आप यहाँ दे सकते हैं तो आपको और अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, इंग्लिश में भी हम इसे देख लेते हैं। द फ्लोइंग मैन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, पहला, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, नॉन इंटरवेंशन, दिस लीड्स टू कंपटीशन। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट होगा, प्राइसेस इन द मार्केट आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जांपल, द इकोनॉमी ऑफ द कंटिनेंट ऑफ यूरोप एंड अमेरिका रिप्रेजेंट्स द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन हमारे देश में जो है, इंडिया में अगर पूछा जाए तो कैसी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों टाइप का जो है अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हमारे इंडिया में है वो देखने को मिलता है। अगर इंडिया का पूछा जाए कैसी अर्थव्यवस्था है, तो हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग नोट कर रहे हैं तो VVI कर लीजिएगा। व्यावसायिक बैंक में किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया कि जो क्वेश्चन में पूछा जाए वही लिखना है, तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है 3 ही कार्य, तो हमें 3 ही कार्य का उल्लेख करना है यहाँ पे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हमको ये भी चीज ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 50 वर्ड में आपको आंसर देना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। ठीक है, तो ये भी चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्यावसायिक बैंक के क्या क्या कार्य है और वो 3 कार्य क्या है प्रमुख। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा गया जबकि इनके बहुत सारा कार्य है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया वही लिखना है। तो व्यावसायिक बैंक के निम्नांकित कार्य है। पहला जो काम है उनका जमा प्राप्त करना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। व्यावसायिक बैंक में 3 प्रकार के खातों में रकम जमा प्राप्त करते हैं। किस टाइप के खाता में रकम जमा प्राप्त करते हैं व्यावसायिक बैंक, 3 प्रकार का। अगर नहीं मालूम तो आप लोग याद रखिएगा। पहला है अस्थायी जमा खाता जिसे हम लोग कहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा है आपका चालू खाता जिसे हम लोग करेंट अकाउंट कहते हैं। और तीसरा है जो कि आप सभी के पास बैंक में ओपन किया हुआ है, वह है बचत बैंक खाता जिसे हम लोग सेविंग बैंक अकाउंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा काम सबसे बड़ा काम है क्या, ऋण देना। ठीक है, एडवांसिंग लोन। विभिन्न उत्पादक कार्यों के लिए ग्राहकों को वो क्या प्रदान करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं एक निर्धारित ब्याज के साथ। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है दोस्तों याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कमर्शियल बैंक का है वो है साख निर्माण करना, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। वास्तव में साख का निर्माण आधुनिक बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, जो आप लोग जानना चाहिए कि जो अभी के टाइम में है, ये कमर्शियल बैंक का जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम में से है कि वास्तव में साख का निर्माण करना आधुनिक बैंक का जो है एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो अब हम लोग इसका इंग्लिश में आंसर देख लेते हैं। The following are the functions of a commercial bank. First, acceptance of deposit. In commercial banks, deposit are received in 3 types of accounts. पहला फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट और तीसरा सेविंग बैंक अकाउंट। उसके बाद दोस्तों क्या बताएं, लोन, एडवांसिंग लोन प्रोवाइड्स लोन टू कस्टमर्स फॉर वेरियस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा है आपका ब्रांच क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इन
फैक्ट द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मॉडर्न बैंक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आगे भी इस तरीके के जितने भी मॉडल सेट के सीरीज है मैं लाऊं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में जो पूछा गया, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में आपको क्या पूछा गया, अंतर स्पष्ट करने। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो हम लोग पहले जान लेते हैं इसके बारे में। तो पहला जो है मध्यवर्ती वस्तु का हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं, दोनों में अंतर बोला गया है। अगर आप चाहे तो एक तरफ आप कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ आप मध्यवर्ती वस्तु लिख के ये 5 पॉइंट लिख लीजिएगा, और एक तरफ जो है अंतिम वस्तु लिख के ये 5 पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका सुविधा होगा, आप ऐसे भी लिखिएगा तो भी सही है। तो मध्यवर्ती वस्तु जो है पहला पॉइंट देख लेते हैं। मध्यवर्ती वस्तु जो है जो उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, कच्चे माल के रूप में, जैसे अगर हम लोग एक कोई भी चीज़ ले, मान लीजिए एक मोबाइल हमको बनाना है, तो मोबाइल बनाने के लिए हमको उसका इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। ठीक है, उसमें बैटरी लगाना पड़ेगा और भी कई चीज़ हमको स्पेयर पार्ट्स जो है लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मोबाइल के थ्रू से एक समझ सकते हैं कि मध्यवर्ती वस्तु वह है जो उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उससे क्या लिखा दूसरा पॉइंट, उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर। ठीक है, उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर वस्तु की पुनः बिक्री की जाती है। मान लीजिए अगर ये जो बैटरी है इस मोबाइल में अगर काम में नहीं आया तो क्या हम उसका दूसरे मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि मोबाइल में यूज़ नहीं हुआ तो दूसरे मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई मशीनरी जो अंदर के पार्ट से, स्पीकर हो गया, क्या एक ही मोबाइल में अगर स्पीकर वो फिट नहीं होता, दूसरा मोबाइल में अगर स्पीकर फिट हो जाता है तो वो काम दे सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, कच्चे माल को ध्यान में रखकर आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, उत्पादन जो होता है सीमा रेखा के अंदर होता है, वस्तु का पुनः बिक्री किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसमें नहीं काम नहीं कर रहा पूरा स्पेयर पार्ट्स, तो उसके अंदर के जो स्पीकर हो गया, बैटरी हो गया, वो अगर काम कर रहा था, हम उसको दूसरे चीज़ में लगा सकते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, उसका पुनः बिक्री किया जा सकता है। और इसका क्या हो सकता है दोस्तों, अगर हम कोई चीज़ मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर उसमें हम बैटरी और स्पीकर काम नहीं कर रहा उस चीज़ में, तो हम बैटरी और स्पीकर लगा के उस चीज़ को हम क्या फिर से बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं, और वो भी एक निश्चित कीमत बढ़ा के हम बेच सकते हैं। जब तक उस मोबाइल में बैटरी नहीं था, स्पीकर नहीं था, वो कुछ काम का नहीं था, लेकिन जैसे उस मोबाइल में जो खराब पड़ा हुआ था उसमें बैटरी और स्पीकर का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक है जो उसका जो मूल्य होगा उसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि अब वो काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो मूल्य में वृद्धि की जानी होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अंतिम वस्तु के बारे में। तो अंतिम वस्तु क्या है? अंतिम वस्तु दोस्तों वही है आपका मोबाइल। ठीक है, सारा स्पेयर पार्ट्स हमने इसमें लगा दिया, मोबाइल का सारा चीज़, स्पीकर, आपका बैटरी, जितने चीज़ मोबाइल में लगना चाहिए, सिम, ठीक है, सारा चीज़ मैंने लगा दिया। अब ये जो बन चुका है आपका, ये बन चुका है आपका मोबाइल पूरी अंतिम वस्तु। ठीक है, ये क्या है, कच्चा माल था, जब तक उसमें अंदर में जो जो चीज़ लगा था वो कच्चा माल था, तो वो था आपका मध्यवर्ती वस्तु। लेकिन अब जैसे मोबाइल आपका बन चुका है तो ये आपका हो गया अंतिम वस्तु। अब ये क्या हो गया दोस्तों, अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु वे होते हैं जो उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है कि कच्चे माल के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, कच्चे माल को लेके ये मोबाइल को बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग। अब क्या होगा, जैसे हमने मोबाइल बना दिया, अब क्या करेंगे, प्रयोगकर्ता द्वारा जो उपभोग करने वाले हैं वो इसका क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद पुनः बिक्री नहीं की जाती है। आप बताइए, अगर मैंने एक मोबाइल जो है परचेज किया, क्या फिर से अगर उस चीज़ को यूज़ करके उस चीज़ को मैं अगर किसी को दूं तो क्या वह उस रेट में हमको वो चीज़ देगा? बिल्कुल भी वह नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वह पुनः बिक्री योग्य जो है अब उस रेट में नहीं रहने वाला। ठीक है, इसका मूल्य में क्या वृद्धि हो सकता है? जैसे मैंने अभी कुछ भी टीवी भी खरीद लिया, क्या खरीद लिया, एक टीवी खरीद लिया। अब टीवी को मैं चाहता हूं कि मैं 1 साल यूज़ करने के बाद बेचना। ठीक है, तो क्या इसका मूल्य बढ़ेगा या घटेगा? मूल्य बढ़ेगा नहीं, कभी भी इसका मूल्य में वृद्धि होगा नहीं होगा। ठीक है, तो जो अंतिम वस्तु होता है इसका मूल्य में कभी भी वृद्धि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कमेंट करते हैं, इसलिए उनके लिए भी इंग्लिश में लाना पड़ा है, कहीं भी मिस्टेक हो तो ठीक है ध्यान रखना है। तो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट जो होता है
वो इंटरमीडिएट गुड्स, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा गया, यहाँ पे गुड्स लिखना है। एन इंटरमीडिएट कमोडिटी इज अ कमोडिटी विच इज यूज्ड बाय इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल। किसके द्वारा यूज किया जाता है? इंडस्ट्री के द्वारा रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है। विद इन द लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन आइटम्स आर रिसोल्ड, ठीक है। उसके बाद प्राइस टू बी इंक्रीज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फाइनल गुड्स के बारे में, फाइनल गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज्ड बाय द इंडस्ट्री एज रॉ मटेरियल। दूसरा, यूज आउटसाइड द रेंज ऑफ प्रोडक्शन एंड बाय द यूजर नॉट रिसोल्ड। चौथा, प्राइस इज नॉट इंक्रीज। और पांचवा नंबर पॉइंट, इंक्लूडेड इन द नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेशन होकर आप सभी के लिए जो है आगे भी बेहतरीन वीडियोस लाता रहूं हर एक सब्जेक्ट का। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है? यह बचत सीमांत प्रवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों ये कभी कभी जो है 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर जो आप लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर करके आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको एमपीसी का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एमपीएस का भी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम लोग समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या गया है कि सीमांत उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है, ठीक है। तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या कहते हैं? एमपीसी। तो आय में परिवर्तन होने के कारण उपभोग में परिवर्तन होता है तथा दोनों के परिवर्तन के अनुपात को ही क्या कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज बताया, क्या बताया? सबसे पहले कि आय में परिवर्तन, क्या बताया? आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन को किससे सूचित करते हैं? डेल्टा वाई से। अगर आय में परिवर्तन होने के कारण किस में परिवर्तन होता है? उपभोग में परिवर्तन होता है। उपभोग में परिवर्तन किससे सूचित करते हैं? डेल्टा सी से, ठीक है। तो जो परिवर्तन का अनुपात होता है इन दोनों का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसे क्या कहते हैं हम लोग? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं क्या लिखा है हमने? उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जो है बचत की सीमांत प्रवृत्ति से निम्न प्रकार संबंधित है। इन दोनों के बीच जो है रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। तो किस प्रकार इन दोनों का आपस में रिलेशन है उसे भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बचत की सीमांत प्रवृत्ति से निम्न प्रकार से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को क्या कहते हैं हम लोग? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई से। अभी ये मैंने ऊपर बताया, ठीक है। और सीमांत बचत प्रवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं? एमपीएस, ठीक है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई से, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग समीकरण जानते हैं क्या होता है? डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, ठीक है। आई बराबर उपभोग प्लस बचत, ठीक है। इनकम बराबर, ठीक है, कंजम्पशंस प्लस सेविंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस। तो वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एमपीसी बराबर क्या होता है? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, और एमपीएस बराबर क्या होता है? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। अब इन दोनों का अगर हम लोग भिन्न का जोड़ करके निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? डेल्टा वाई ऊपर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी जो है समीकरण एक बना के रखा है कि डेल्टा सी और डेल्टा एस जो है वो इक्विवेलेंट होगा किसका? डेल्टा वाई का। तो हम इनको चेंज, डेल्टा सी और डेल्टा एस को चेंज करके हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा वाई ऊपर के इक्वेशन से देख के, ठीक है। अब डेल्टा वाई अगर हट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा दोस्तों? कटेगा तो 1 बचेगा। यानी दोस्तों अब हम बोल सकते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस जो है बराबर है क्या? 1, ठीक है। अब इसको हम इधर ले जाए, एमपीसी को अगर अकेले करना चाहे तो एमपीएस अगर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी एमपीसी बराबर 1 माइनस एमपीएस और एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी। ये फॉर्मूला हम बैठा सकते हैं। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है दोस्तों? ये जो मैंने अभी इतना बताया, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है वो लिखना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन को। तो ऊपर जो हम लोगों ने अभी जाना कि एमपीएस, अभी हम लोगों ने क्या जाना? एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या है? 1। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। ये पूछा गया इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या निकलता है। तो पहला रिलेशन हमको क्या पता चला कि सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग सदैव क्या होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों और एक चीज हमें क्या मालूम चला कि सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के उपयुक्त संबंध से स्पष्ट होता है कि आय के 2 प्रमुख कार्य है।
एक पहला है उपभोग, ठीक है, और दूसरा है बचत, कंजम्पशंस एंड क्या सेविंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। आपको आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर अलग से जो है बोर्ड में बाय बोर्ड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आप लोग फिलहाल इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या पूछा गया है। आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक एजेंट्स, गिव एग्जांपल्स। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आर्थिक एजेंट से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, पहले ये लिखना है। आर्थिक एजेंट के प्रकार दोस्तों अगर देखें हम लोग तो एक होता है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट और दूसरा होता है संस्थागत आर्थिक एजेंट, ठीक है। तो हम लोग को यह इसे उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट क्या उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य जो होता है लाभ होता है, ठीक है। इनमें जो है आपको दो चीज देखने को मिलेगा, पहला उदाहरण के तौर पर उपभोक्ता और दूसरा उत्पादक, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता वह आर्थिक एजेंट होता है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी आवश्यकता विशेष की क्या करता है, संतुष्टि प्राप्त करता है। दूसरा है उत्पादक, ठीक है। उत्पादक कौन है दोस्तों, उत्पादक वह है जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। जैसे कौन कौन वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है, फार्म, फैक्ट्री, किसान आदि, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप बात कर लेते हैं, दूसरा जो टाइप था वो था संस्थागत आर्थिक एजेंट। संस्थागत आर्थिक एजेंट कौन होते हैं दोस्तों, इनका उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना, ठीक है। इनका उद्देश्य था क्या, लाभ होता है, और इनका उद्देश्य होता है क्या, समाज का कल्याण, ठीक है। इसमें वैधानिक इकाइयां शामिल होती है जैसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे हम लोग SCBI कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक जैसे आदि, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका हम लोग इंग्लिश में क्या आंसर होना चाहिए। इंग्लिश में इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक एजेंट्स मीन्स सच पर्सन हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एजेंट, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट एंड इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट का जो होता है वो क्या होता है, देयर पर्पस इज पर्सनल प्रॉफिट। दूसरा है उसमें जो आते हैं दो कैटेगरी में हम उससे बांटते हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ए कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु थ्रू द एक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑब्टेन्स द सेटिस्फैक्शंस ऑफ हिज पर्टिकुलर नीड, ठीक है, सेटिस्फैक्शंस ऑफ पर्टिकुलर नीड। उसके बाद दूसरा है प्रोड्यूसर कौन होता है, अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, जैसे एग्जाम्पल के लिए फार्म, फैक्ट्री, फार्मर एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स जिसके बारे में मैंने बात किया। दीज आर एमाइड बाय सोशल वेलफेयर, ठीक है, समाज कल्याण से जुड़े होते हैं। इट इंक्लूड्स स्टैट्यूटरी यूनिट्स सच एज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SCBI जिसे हम कहते हैं। कभी कभी दोस्तों इसका 1 मार्क्स में जो है पूछ भी लेता है फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सेट्रा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया राजस्व लेखा की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो राजस्व लेखा कंप्लीट ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ में नोट्स करते चलिएगा। और अगर इस वीडियो में अच्छे लाइक और कमेंट आते हैं तो मैं निश्चित तौर पर इसे जो है टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पूछा क्या गया है, राजस्व लेखा की व्याख्या कीजिए। राजस्व लेखा एक्सप्लेन द टर्म रेवेन्यू अकाउंट। तो राजस्व लेखा एक विवरण होता है जो एक वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से 31 मार्च, हम लोग का फाइनेंशियल ईयर जो है कब से चलता है दोस्तों, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, तथा विभिन्न विभागों में अनुमानित आय अनुमानित व्यय को यह क्या करता है, दर्शाता है। इनकम, अनुमानित इनकम और अनुमानित एक्सपेंडिचर व्यय को दर्शाता है। राजस्व लेखा के घटक क्या क्या है दोस्तों, चूंकि 3 मार्क्स का है तो थोड़ा सा हमें आंसर को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 शब्द में कम से कम। तो यहाँ पे पहला जो होगा राजस्व लेखा का घटक जो है वो है बजट प्राप्तियां, बजट रिसिप्ट्स। बजट प्राप्तियां क्या है, सरकार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक प्राप्ति है, ठीक है। जैसे कर हो गया, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य हो गया, फीस हो गया, जुर्माना हो गया, उपहार हो गया आदि, ठीक है। और इसके घटक क्या क्या है, इसके घटक है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है बजट व्यय, ठीक है। बजट व्यय जिसे हम लोग बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं। बजट व्यय वह व्यय होता है जो सरकार द्वारा रखरखाव, समाज कल्याण के लिए अथवा समग्र अर्थव्यवस्था के लिए करती है। इस प्रकार के व्यय का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, समाज कल्याण को बढ़ाना, ठीक है। इसका भी 2 घटक है, राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट इज द स्टेटमेंट विच रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर एंड शोज एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू अकाउंट्स क्या क्या है, पहला है बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट्स आर द एस्टिमेटेड एंड मॉनेटरी रिसिप्ट्स टू बी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर सच एज taxes, value of goods and services produced, fees, fines, gifts, grants, etc. कंपोनेंट्स क्या क्या है इसका दोस्तों, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स इनका। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा जो पॉइंट था दोस्तों वो क्या है, बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर इज व्हाट द गवर्नमेंट डज फॉर इट्स मेंटेनेंस फॉर सोसाइटी फॉर द इकोनॉमिक एज अ होल। द पर्पस ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज टू इंक्रीज सोशल वेलफेयर। ठीक है, इनका कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, खुली अर्थव्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, क्या कहा कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किस टाइप से क्वेश्चन होंगे दोस्तों, सेक्शन ए में जो हम लोगों ने देखा कि उसमें पूछा गया था बंद अर्थव्यवस्था। क्या पूछा गया था, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहां पे क्या पूछा गया दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो दोस्तों यानी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं इस पर अलग से जो है फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो लाऊंगा, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे जो पूछा गया उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, इससे भी आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका मैं आंसर बता दूं कि खुली अर्थव्यवस्था को अगर उसके शाब्दिक अर्थ से समझे तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा देश या समाज जहाँ किसी को भी किसी भी व्यापार करने की क्या होता है, छूट होता है। ऐसा भी नहीं कि इस व्यापार पे सरकार अंकुश या नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, सरकार इस पर भी ध्यान रखता है कि इलीगल कोई भी काम स्टार्ट ना हो। ठीक है, इसलिए सरकार थोड़ा मोड़ा जो है उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। ठीक है, पर सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे आम लोग जो है उद्योग और अन्य प्रकार के व्यापार आसानी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बंद व्यापार में जो है आपका सरकार जो है अंकुश भी लगा सकती थी, पूरी तरह से उसमें आज़ादी नहीं था, लेकिन इसमें जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीका का उद्योग यहाँ पे स्थापित कर सकता है और अपना व्यवसाय कर सकता है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था में व्यापारों को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने दिया जाता है। तो दोस्तों इसे हम लोग को एग्जाम्पल के थ्रू से भी बोला गया है बताने के लिए, तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग भारत को ही ले सकते हैं। आप लोग को मालूम होगा कि 1990 के दशक में जो है हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था, उसके बाद से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था डाउन होने लगा था और भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है एक रफ्तार देने का काम किए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया एलपीजी। ये एलपीजी जो है गैस का नाम नहीं है दोस्तों, इसका एक फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। तो इस सिस्टम को लाने के बाद जो है विदेशी व्यापार के साथ जो हम लोग अपना तालमेल कर पाए, जिससे क्या होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। 1990 के बाद से जो है भारत में काफ़ी सारे उद्योग जो है तेज़ी से विकास हुआ। अधिकांश लोगों के नज़रिए से 1990 से अब तक किए गए आर्थिक सुधारों ने ही भारत को पूरी दुनिया में एक सशक्त आर्थिक देश का दर्जा दिलाया। विभिन्न उद्योगों का भारत में विकास अभूतपूर्व रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि खुली अर्थव्यवस्था से क्या फ़ायदा होता है। मैं इस पर अलग से वीडियो भी लाऊंगा जिसपे खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था दोनों को ही समझना जरूरी है, दोनों की कुछ खासियत भी है और दोनों की कुछ हानियां भी है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ही मॉडल पेपर में जो है दोनों ही पूछ दिया गया है, बंद भी पूछ दिया गया और खुला भी पूछ दिया गया है, तो इसको जो है जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में जितना पूछा गया उतना ही आंसर लिखना है, कम 50 शब्दों के अंदर, क्योंकि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में भी इसका आंसर दिया गया है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि हम लोग जो इकोनॉमिक्स का ये मॉडल पेपर सॉल्व किए पूरा। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया गया है, और ये वीडियो इसी में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मुझे सेकेंड जो है इसका पार्ट लाना पड़ेगा सेक्शन सी के सॉल्यूशन के लिए। तो आशा करते दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो मेरा सेकेंड चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसे प्लीज सपोर्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आप सबके लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस लाता रहूं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।